हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का एक ऐसा कोर्स जिसके अंदर हम 12th अकाउंट्स के सभी चैप्टर्स को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, 12th अकाउंटेंसी के अंदर अगर हम बोर्ड की बात करें तो जितनी भी थ्योरी है, बेसिकली थ्योरी आपकी एनसीईआरटी में से आती है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अलग अलग बुक्स में से करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस कोर्स के अंदर जितनी भी हम आपको थ्योरी कवर करवाएंगे वो सारी एनसीईआरटी में से कवर करवाएंगे और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाएंगे वो हम अलग अलग बुक्स में से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और स्टूडेंट, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लेक्चर के बाद हम आपको उस टॉपिक के क्वेश्चंस भी देंगे जो कि आप होमवर्क में कर सकते हैं, जिससे कि डेली बेसिस पर जो भी टॉपिक होगा वो आपका बड़े अच्छे से तैयार हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना फर्स्ट डे 12th क्लास का शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 12th क्लास में हम करने क्या वाले हैं। स्टूडेंट्स, 11th क्लास के अंदर आपने जो बेसिकली अकाउंट्स बनाने सीखे थे वो अकाउंट्स बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप के थे। इलेवेंथ क्लास में आपने जो अकाउंट्स बनाने सीखे वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स बनाने सीखे। 12th क्लास के अंदर हम पार्टनरशिप्स के अकाउंट्स बनाना सीखेंगे और जॉइंट स्टॉक कंपनी के अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, 12th क्लास में तीन बेसिकली चीजें आएंगी। पार्टनरशिप, जिसके अंदर कि हम 5 चैप्टर्स को कवर करेंगे। देन जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसके अंदर की हम 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स एक बुक आएगी जिसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स आएगी उसमें 6 चैप्टर्स आएंगे। तो इसका मतलब 12th क्लास के अंदर टोटल हम 13 चैप्टर्स कवर करेंगे। पार्टनरशिप के 5 चैप्टर्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी के 2 चैप्टर्स और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 6 चैप्टर्स। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो हम पार्टनरशिप को शुरू कर रहे हैं और पार्टनरशिप में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है दैट इज पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब बेसिक चीजें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। अगर मैं सिंपलेस्ट वे में डिफाइन करूं तो पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस जिसको 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स मिलकर करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप बोल देते हैं। बट अगर हम पार्टनरशिप की और ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशन पे जाएं तो वो डेफिनेशन आपको गिवन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। स्टूडेंट्स, आपने 11th क्लास में भी पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस कर रखा है और आपको यह पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी रूल्स गिवन होंगे वो सारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गिवन है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गिवन है। तो जो डेफिनेशन है वो भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गिवन है। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन करने से पहले हम पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स कर रहे हैं, क्योंकि जो डेफिनेशन हमारी है वो फीचर्स के ऊपर ही बेस्ड है। जो अभी मैं टॉपिक करवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन 99% है कि आएगा ही आएगा। तो फीचर्स की अगर मैं बात करता हूं तो 2 और मोर पर्संस, पार्टनरशिप के अंदर कम से कम 2 पार्टनर्स का होना जरूरी है। मिनिमम की अगर मैं बात करता हूं तो मिनिमम 2 पार्टनर्स का होना जरूरी है। कम से कम 2 पार्टनर्स होंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या 2 पार्टनर्स कोई भी हो सकते हैं या उसके ऊपर भी कोई कंडीशंस हैं? स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है। आप जब पार्टनरशिप करोगे तो उसके लिए आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको एग्रीमेंट करने की पावर है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर है, वही इंडिविजुअल्स जो हैं वो पार्टनर्स बन सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअल जिनको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई पावर नहीं है वो पार्टनर्स नहीं बन सकते। तो इंडिया के अंदर एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसमें 3 पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट करने की परमिशन नहीं दी गई है। एक है माइनर। माइनर का मतलब होता है 18 साल से कम का कोई आदमी।
तो उसको एग्रीमेंट करने की अथॉरिटी नहीं है, तो माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता। एक होता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसा इंडिविजुअल जिसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो, उसको भी एग्रीमेंट करने की पावर नहीं दी गई है, वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। उसके अलावा एक होता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कई बार लॉ किसी को डिस्क्वालीफाई कर देता है, जैसे आपने 11th क्लास में एक इंसॉल्वेंट वर्ड पढ़ा था, बैंकरप्ट हो जाना। तो सपोज कोर्ट ने किसी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब अब उसके पास एग्रीमेंट करने की पावर नहीं है, तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। तो जब मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम टू, सो मिनिमम टू पीपल हु आर अथोराइज्ड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम यहां से बात करते हैं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्संस टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, कम से कम दो इंडिविजुअल्स होने चाहिए, एंड ऑल सच पर्संस मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने की अथॉरिटी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर किसी को कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर दी गई है, बस ये तीन इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई पावर नहीं है। माइनर, माइनर मीन्स अ पर्सन हु इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, जो 18 साल से कम का इंडिविजुअल है उसको माइनर बोल देते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर नहीं है, मतलब वो पार्टनर नहीं बन सकता। पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, उसको भी एग्रीमेंट करने की पावर नहीं है, वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। पर्संस डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, कोर्ट ने किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। ये तो है मिनिमम। अब मैक्सिमम के बारे में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, यहां पर मैक्सिमम के बारे में बड़ा अच्छे से समझना जरूरी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पार्टनरशिप एक्ट में कितने मैक्सिमम गिवन है, तो बड़ी अजीब सी बात है, बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। उसके बारे में लिखा है कंपनीज एक्ट 2013 में। उसमें क्या लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पावर्स दे रहे हैं मैक्सिमम पार्टनर्स डिसाइड करने की, बट सेंट्रल गवर्नमेंट भी 100 से ज्यादा पार्टनर्स डिसाइड नहीं कर सकती। तो जब गवर्नमेंट को पावर दी गई 2013 में, तो गवर्नमेंट ने रूल्स पास करे जिसको कहा जाता है कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। उसमें गवर्नमेंट ने क्लियर कट स्पेसिफाई कर दिया कि हम 50 की मैक्सिमम लिमिट रखते हैं, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट 100 तक कर सकती है, बट एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने मैक्सिमम पार्टनर्स जो है वो 50 रख रखे हैं। इसका मतलब पार्टनरशिप में 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। तो यहां पर अगर हम देखते हैं, पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। बड़ी अजीब सी बात है, बट पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स गिवन नहीं है। सेक्शन 464 of Indian Companies Act 2013 has empowered the government to decide the maximum number of partners subject to a maximum of 100 partners. अब सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट में गवर्नमेंट को पावर दे दी, भाई आप बताओ मैक्सिमम कितने होंगे गवर्नमेंट को, लेकिन यह कह दिया गया कि आप भी 100 से ज्यादा डिसाइड नहीं कर सकते। एज पर रूल 10, उसके बाद गवर्नमेंट ने कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 करके एक डॉक्यूमेंट निकाला, जिसके अंदर रूल 10 में गवर्नमेंट ने क्लियर कट स्पेसिफाई कर दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 50। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड हाउएवर इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स। ये 11th क्लास का एक पॉइंट है, 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि माइनर को आप पार्टनर बना सकते हो, माइनर को आप पार्टनर नहीं बना सकते। रीजन मैंने आपको बता दिया। हाँ, उसको अगर आप खाली प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी देना चाहो, प्रॉफिट्स में हिस्सा देना चाहो, तो आप उसको प्रॉफिट्स में शेयर दे सकते हो, बट पार्टनर नहीं बना सकते। तो फर्स्ट फीचर बहुत इंपॉर्टेंट, मिनिमम 2 हु आर एबल टू और हु आर ऑथराइज्ड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मैक्सिमम कैन बी 100, but that is to be decided by the government, and at present government has decided that maximum number of partners is 50. देन सेकेंड एक फीचर आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है बैठ के सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करना। टर्म्स एंड कंडीशंस का मतलब कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बैंक में साइन किसके चलेंगे, कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करेगा तो क्या उसको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करना, उसको एग्रीमेंट बनाना कह देते हैं। पार्टनरशिप करने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स बैठ के सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करेंगे तभी पार्टनरशिप बनेगी। हाँ, वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है।
हाँ, रिटर्न को लेकर हम प्रेफर करते हैं क्योंकि रिटर्न में फ्यूचर में डिस्प्यूट्स होने के चांसेस नहीं हैं, बट हमारी मर्जी है, हम ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। 11th क्लास में आपने एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करा, जिसमें हमने करा कि उसमें जो मेंबरशिप है वो बाय बर्थ होती है, बाय स्टेटस, बाय हिंदू लॉ। हिंदू लॉ कहता है कि जैसे ही किसी इंडिविजुअल का जॉइंट फैमिली में बर्थ होगा, उसका प्रॉपर्टी में शेयर हो जाएगा, बिजनेस में शेयर हो जाएगा। बट पार्टनरशिप में बाय बर्थ या बाय स्टेटस पार्टनरशिप नहीं होती। अगर आपको पार्टनर बनना है तो एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप करने के लिए एग्रीमेंट करना बड़ा जरूरी है। द एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटर्न। जो हम एग्रीमेंट करेंगे वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। बट इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट्स इट इज प्रेफर्ड दैट पार्टनर्स हैव द रिटर्न एग्रीमेंट। डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए ज्यादा अच्छा है कि आप एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में कर लो। इट डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्टेटस और बाय बर्थ और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बेसिकली यहां पर हम जब लॉ की बात करते हैं तो हिंदू लॉ, तो यहां पर बेसिकली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस से कंपेयर किया जा रहा है। 11th क्लास के अंदर आपने करा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में बाय बर्थ मेंबरशिप होती है, बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। सपोज ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, सी का बेटा है डी। अब सी की अगर डेथ हो गई तो डी ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बन जाएगा। ए बी और डी को दोबारा से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो कहने का पर्पस है कि बाय बर्थ पार्टनरशिप नहीं होती, एग्रीमेंट करना जरूरी है। देन एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप जो बन सकती है वो खाली बिजनेस करने के लिए बन सकती है, पैसा कमाने के लिए। अगर आप कुछ कर रहे हो, आपका मेन पर्पस प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर आप मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो बस, या आपका काम चैरिटेबल वर्क है, सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए पार्टनरशिप नहीं बनती। और जब हम बिजनेस करना चाह रहे हैं वो भी लीगल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस के लिए भी पार्टनरशिप नहीं बना करती। सो पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। पार्टनरशिप जो बन सकती है वो खाली बिजनेस के लिए बन सकती है। मेयर को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। दो भाइयों ने मिलकर प्लॉट खरीद लिया और वो उस पर रह रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रोहित और सचिन ने ज्वाइंटली एक प्लॉट ऑफ लैंड परचेज करा, ज्वाइंट ओनर बन गए, लेकिन वो पार्टनर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उनका बिजनेस है परचेज और सेल करना लैंड का, तो वो पार्टनर्स होंगे। तो अगर हम बिजनेस करने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं, अदरवाइज हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते। सच बिजनेस मस्ट बी लीगल। पार्टनरशिप खाली लीगल बिजनेस के लिए बन सकती है, इलीगल बिजनेस के लिए नहीं बन सकती। An association created for social, religious और charitable purpose cannot be called the partnership. आप मिलके सोशल वर्क करना चाह रहे हो, रिलीजियस वर्क करना चाह रहे हो, चैरिटेबल वर्क करना चाह रहे हो, उसके लिए आप पार्टनरशिप नहीं बना सकते। मेन पर्पस पैसा कमाना होना चाहिए। देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरी पार्टनर मस्ट गेट शेयर इन द प्रॉफिट्स। सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिए। अगर किसी इंडिविजुअल को प्रॉफिट में शेयर नहीं मिल रहा है तो वो पार्टनर नहीं है। सपोज 3 इंडिविजुअल्स हैं, ए बी सी। ए और बी कहते हैं 70% ए को मिल जाएगा, 30% बी को मिल जाएगा, और सी को कहते हैं हम तेरे को खाली सैलरी दे देंगे और तेरे को हम पार्टनर बना रहे हैं। तो यहां पर आप सी को पार्टनर नहीं कह सकते। जब तक सी को प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा वो पार्टनर नहीं है। तो एवरी पार्टनर मस्ट गेट शेयर इन द प्रॉफिट्स। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो जिस रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करा जाता है उसी रेशो में लॉसेस को भी शेयर करा जाता है। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉफिट्स का शेयर होना जरूरी है, लॉसेस का शेयर होना जरूरी नहीं है। अगर कोई पार्टनर्स एक पार्टनर को हटा देते हैं कि आपको हम खाली प्रॉफिट्स में शेयर देंगे, लॉस में नहीं देंगे, तो वो पॉसिबल है। प्रॉफिट्स में शेयर होना जरूरी है, लॉसेस में शेयर होना जरूरी नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर एक पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिलना जरूरी है, बट हर एक इंडिविजुअल जिसको आप प्रॉफिट में शेयर दे रहे हो उसका पार्टनर होना जरूरी नहीं है। जैसे आपने माइनर को प्रॉफिट में शेयर दे दिया लेकिन वो पार्टनर तो नहीं है। 11th क्लास में आप करते थे, आपने मैनेजर को प्रॉफिट के अंदर शेयर दे दिया कि 5% प्रॉफिट का आपको दे देंगे, बट वो पार्टनर तो नहीं है। तो हर एक इंडिविजुअल जिसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है उसका पार्टनर होना जरूरी नहीं है, बट हर एक पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिलना जरूरी है। देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स का शेयर होना जरूरी है, बट एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट डज नॉट नेसेसरली मीन द एग्रीमेंट टू शेयर द लॉसेज। अगर प्रॉफिट्स में शेयर हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि लॉसेज में भी शेयर हो। अगर किसी पार्टनर को हम लॉसेज में एग्जम्पशन देना चाहें तो दे सकते हैं।
इट मे बी नोटेड एट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज अ प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी होता है देखने से लगना, तो देखने से इस चीज का एविडेंस है कि वो पार्टनर है, बट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। किसी इंडिविजुअल को अगर प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है तो हो सकता है देखने से लगे वो पार्टनर है, बट 100% वो पार्टनर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। That is why everyone who shares the profit need not necessarily be a partner, like manager getting commission in the profits। हर किसी को जिसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है जरूरी नहीं है कि वो पार्टनर हो। जैसे माइनर को मिलता है, मैनेजर को प्रॉफिट में हिस्सा दे सकते हैं, बट उसका पार्टनर होना जरूरी नहीं है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर होना जरूरी है, बट जिस भी इंडिविजुअल का प्रॉफिट में शेयर है उसका पार्टनर होना जरूरी नहीं है। देन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आपने 11th क्लास में एक्टिव पार्टनर्स करा, स्लीपिंग पार्टनर्स करा, तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे आके बिजनेस को मैनेज करें। कोई भी पार्टनर बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पर बिजनेस चला सकता है। कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी के सभी चला सकते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको हम रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एजेंट का मतलब है हु कैन टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। एजेंट वो है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर डिसीजन ले सके, एंड प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस टेकन बाय द एजेंट। तो पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप है। हर एक पार्टनर एजेंट भी है, हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है। एजेंट का मतलब हर एक पार्टनर के पास ये राइट है कि वो बिजनेस में डिसीजन ले सके, वो दूसरे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है, क्योंकि वो जो दूसरे पार्टनर्स डिसीजन ले रहे हैं उनके लिए गए डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा। तो एज एन एजेंट एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स, एंड एज अ प्रिंसिपल एवरी पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस टेकन बाय अदर पार्टनर्स। दो इसमें मेन चीजें आती हैं। एक तो एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट, हर एक पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा, पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप है, हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट। मैंने आपको बताया हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। ही कैन बाइंड अदर्स बाय हिज एक्ट। अगर वो कोई काम करेगा तो उसके लिए दूसरे भी जिम्मेवार होंगे, तो इसका मतलब वो एजेंट है। एंड इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर्स, और दूसरों के काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब वो प्रिंसिपल भी है। तो एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड एवरी पार्टनर इज एजेंट। देन लायबिलिटी, आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब है अगर बिजनेस के अंदर एसेट्स कम हैं तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकती है। उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, पार्टनर्स के अंदर लायबिलिटी ज्वाइंट भी है और इंडिविजुअल भी है। ज्वाइंट का मतलब है सभी ने मिलकर पैसे देने हैं। अगर सभी मिलकर पैसे नहीं दे पा रहे, मान लो किसी एक पार्टनर के पास पैसे नहीं हैं, तो बाकी पार्टनर्स इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, तो लायबिलिटी और बढ़ गई। ए बी सी तीनों के हिस्से की लायबिलिटी है। अब सी अगर अपना हिस्सा नहीं दे पा रहा है और बी भी सपोज अपना हिस्सा नहीं दे पा रहा है, तो वो लायबिलिटी किसको शिफ्ट हो जाएगी? ए को। मतलब सभी ज्वाइंटली है, अगर ज्वाइंटली नहीं पे कर पाते तो सभी उसके बाद इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ईच पार्टनर इज लायबल ज्वाइंटली with all other partners and also severally का मतलब individually to third parties। हर एक पार्टनर की लायबिलिटी ज्वाइंट भी है, इंडिविजुअल भी है। Not only that, the liability is also unlimited। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड भी है। मतलब अगर बिजनेस के अंदर लॉसेस ज्यादा हो गए और बिजनेस के एसेट्स सफिशिएंट नहीं हैं, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जा सकता है। This implies that private assets can also be used for paying off the firm's debt। पार्टनर का जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको भी फर्म की लायबिलिटीज को पे करने के लिए यूज किया जा सकता है। देन नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, यहां पर नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। कानून की नजरों में पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। जो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है वो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है, जो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटीज हैं वो पार्टनर्स की लायबिलिटी हैं। पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट केस हो रहा है तो पार्टनर्स के अगेंस्ट हो रहा है, तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही बात है। सो पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द मेंबर। पार्टनरशिप फर्म का अपने मेंबर से कोई लीगल एग्जिस्टेंस अलग नहीं है। It means all agreements entered with the firm will be enforceable against each partner separately and jointly। कोई भी एग्रीमेंट पार्टनरशिप फर्म के साथ करते हैं उसके लिए हर एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है, ज्वाइंटली भी इंडिविजुअली भी। ज्वाइंटली मतलब मिलकर सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद अगर किसी पार्टनर के पास पैसे नहीं हैं तो बाकी पार्टनर्स इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो बिजनेस का एग्जिस्टेंस पार्टनर्स के एग्जिस्टेंस से अलग नहीं है,
सेम है, दोनों एक ही बात है। अब फीचर्स के बाद बच्चे हमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझ में आती है। जो डेफिनेशन गिवन है आप याद कर लेना, सेक्शन 4 में गिवन है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। पर्संस आपका यहां पर फर्स्ट फीचर आ जाता है, टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड। यहां पर दूसरा फीचर आ जाता है एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स। यहां पर एक फीचर आ जाता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। यहां पर फोर्थ फीचर आ जाता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहां पर फिफ्थ फीचर आ जाता है। तो सभी फीचर्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन बन के आती है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप के 5 फीचर्स इस डेफिनेशन के अंदर कवर होते हैं। 1 मार्क के हिसाब से आपको बच्चे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो पर्संस हैं जिन्होंने पार्टनरशिप करी है उनको इंडिविजुअली पार्टनर्स कह दिया जाता है और कलेक्टिवली फर्म कह दिया जाता है। 1 नंबर में कई बार आप एमसीक्यू में देखोगे, इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फर्म। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड द फर्म्स नेम। जिस नाम में हम बिजनेस कर रहे हैं उसको हम फर्म्स नेम बोल देते हैं। एंड नो सेपरेट लीगल एंटिटी, वो मैंने आपको बता दिया। पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर्स के हटके कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जो भी पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो पार्टनर्स के ही हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो करा, पार्टनरशिप की डेफिनेशन को कवर करा, पार्टनरशिप के फीचर्स को कवर करा। स्टूडेंट्स 12th क्लास में थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है, बट जो भी थ्योरी है वो सारी एनसीईआरटी में से ही पूछी जाती है। तो 2-3 दिन की ही थ्योरी है, उसका ज्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन ही आएगा। तो स्टूडेंट 2-3 दिन की थ्योरी है जिसमें से 1 मार्क के क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। तो आप इसको साथ के साथ बड़े अच्छे से लर्न कर लीजिए। सेकंड टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।